अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन को 10 दिन गुजर गए हैं मगर अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल जूं की तू कायम है। अब तक कोई नहीं जानता कि कौन कहां हुकूमत बना रहा है। तमाम सियासी जमातों की नज़र सिर्फ सूबों और आईनी ओहदों पर जमी हुई है। अलमिया यह है कि हमारे कौमी लीडरान को सूबे तो चाहिए मगर विफाक का बोझ कोई तनहा उठाने को तैयार नहीं है। खुद को खित्ते के सीनियर तरीन लीडर कहलाने वाले नवाज शरीफ सादा अक्सरियत ना मिलने पर पता नहीं किससे नाराज बैठे हैं और अब तक उनका सारा फोकस सिर्फ अपनी बेटी की पंजाब हुकूमत बनाने पर है। अल्लाह अल्लाह करके आज वो लाहौर से निकल पड़े हैं और अब विफाकी मामलात देखने के लिए सबसे महफूज तरीन मुकाम मरी में क़याम करेंगे। तमाम तर धांधली के इल्ज़ामात और गैर वाज़ेह मैंडेट के बावजूद नून लीग विफाक में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए बज़िद है। इलेक्शन से पहले और बाद का फर्क बस सिर्फ इतना सा है कि सादा अक्सरियत वाली आरामदेह हुकूमत नवाज शरीफ ने चलानी थी और अब मखलूत हुकूमत जैसा मुश्किल महाज उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ संभालेंगे। बड़े मियाँ साहब की पॉलिसी बड़ी सादा नजर आ रही है, मीठा मीठा मैं और कड़वा कड़वा तू। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं जिन्होंने पता नहीं किसके कहने पर इंतखाबी मुहिम में नून लीग को इतना बुरा भला कहा कि अब उन्हें अच्छा कहने में मुश्किल पेश आ रही है। बिलावल साहब टेंशन ना लें, आपकी ये मुश्किल एक आधा दिन में दूर हो जाएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी के असल करता धरता आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ साहब आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत साजी के सारे मराहिल एहसन तरीके से अंजाम दे देंगे। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सलमा भट्ट साहिबा, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेरी ऑनरेबल महरीन अनवर राजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी। शौकत यूसुफ ज़ई साहब से मैं शो का आगाज़ करना चाहूँगी। एक तो बहुत अरसे के बाद मैं शो के अंदर उनसे मुखातिब हो रही हूँ, तो शौकत भाई थैंक यू वेरी मच वक्त निकालने के लिए। मुझे आपकी दिक्कतों का परेशानियों का बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन अब आप आ गए हैं मैदान में तो सवालात भी बिल्कुल आप यकीन करें आपको कमी महसूस नहीं होगी कितनी कोई हम देर के बाद जो है वो शो कर रहे हैं। सर इलेक्शंस तो पहले ही मुतनाज़ा थे शौकत भाई, अब इनको मज़ीद और मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि वीकेंड पे हमने देखा कि जी वो उस वक्त के कमिश्नर रावलपिंडी सामने आ गए और उनका ज़मीर जाग गया। अब मैं और आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में ज़मीर ऐसे ही नहीं जागते हैं, ज़मीरों को जगाना पड़ता है। किसने जगाया है साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि चलो जिसने भी जगाया जाग तो गया है ना। अब क्या है, हम हमेशा यही करते रहे, मिट्टी पाव वाले काम करते रहे ना कि जी जमहूरियत खतरे में है, बस ठीक है जमहूरियत को चलने दो, लूली लूली लंगड़ी जमहूरियत है चलने दो। उसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत जो है वो देखें, इदारों को देखें कहाँ पे पहुंच गए हम। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। तो कहीं ना कहीं तो हमें ब्रेक लगाना है, कहीं तो कहीं हमें बताना है कि जी हमारी जमहूरियत जो है मुस्तहकम है और हमारे इदारे जो है वो सही है, काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, बजाय उसके कि हम उसको मजीद इतना डराएं कि फिर आइंदा कोई इस तरह ना करे। बेहतर तो ये है ना कि तहकीकात की तरफ जाएं, जिन जिन का नाम लिया है सब अपने आप को पेश। इस मुल्क में कानून से बालातर तो कोई भी नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से हमें कहीं ना कहीं स्टेप लेना है और ये जो जमहूरियत में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसका सद्भाव करना होगा। वरना जो इस वक्त हमारा यानी कि आप 47 साल से 1947 से आजाद हुआ है मुल्क और अभी तक में जकड़े हुए, हम कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। हम कहते हैं नहीं जमहूरियत को खतरा में आ जाएगी। तो ऐसी जमहूरियत के साथ करना क्या है जिसका अवामी राय का एहतराम ना हो। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल शौकत भाई बात आपकी बजा है, लेकिन सवाल अपने आप में ये भी तो उठता है ना कि जिस शख्स का, जिस ओहदे का, बेसिकली लेट्स फॉरगेट अबाउट द पर्सनालिटी राइट नाउ, जिस ओहदे का इलेक्शन के अंदर कोई किरदार ही नहीं है, वो कमिश्नर धांधली का एतराफ़ कैसे कर सकते हैं? और जिस तरीके से एतराफ़ किया गया, जिस धड़ल्ले से, अलाउ मी टू कंप्लीट सर, जिस धड़ल्ले से इंकशाफ किया गया है उससे तो ये तासुर जा रहा है कि अब तो मतलब कमिश्नर जो हैं वो तख्तादार पे भी लटक जाएं, उनको फांसी भी हो जाए, फिर भी तासुर कायम रहेगा कि भाई ये जो इलेक्शंस है ना ये तो धांधली ज़दा है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, धांधली नहीं हुई है। यानी बिल्कुल कैटेगरिकली कह सकता हूँ जो कुछ होता रहा, जो वो बिल्कुल सामने नजर आया। लेकिन अब बात क्या है, सही बताऊं, देखिए इलेक्शन हो गए ना, अब इलेक्शन हो गए हैं
तो अगर अगर धांधली का आवाजा है तो क्यों ना कुछ हल्के हम, जो पहले हम कहते थे 2013 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जी हमारे साथ धांधली हुई, 4 हल्कों की बात हो रही थी, नहीं खोले, जिसकी वजह से पूरा एक निजाम जो है वो काफी देर तक मफलूज रहा। तो अब देखिए एक पार्टी नहीं कह रही है, पहले तो चलो हम कह रहे थे ना, अब एक पार्टी नहीं कह रही है, अब तो यानी पीपल्स पार्टी जो इक्तदार में आ रही है वो भी कह रही है कि जी धांधली हुई है। तो क्यों ना उसके तहकीकात की जाए। अब एक इसको छोड़े कमिश्नर के पास इख्तियार था या नहीं था, हमें पता है कितना इख्तियार था, और नहीं भी था तो कितना दे दिया गया था, ये हमें पता है ना सारा, और किस तरह मॉनिटर करते रहे वो पूरे सिस्टम को। तो जब इस चीज सामने आ गई है तो एक आम आदमी तो नहीं है ना कि कोई क्लर्क उठ के कह रहा है कि जी इस तरह, कमिश्नर कह रहा है ना, कितने डिवीजन है वहां पे पंजाब में उसके, पता नहीं 12-13। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि इसको देखें, ये बगैर तहकीकात के छोड़ के इस तरह मिट्टी पाव वाली बात हो जाए और उसको डराया धमकाया जाए कि जी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उसके खिलाफ। भाई आप उसके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हैं? उसने जो बात की उसको इन्वेस्टिगेट करे, अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर उसके लिए सजा तजवीज करे ना। यहाँ तो पहले से सजा तजवीज हो रही है कि जी गिरफ्तार करो, उसका मुकदमा करो, ये उसको डराया धमकाया जा रहा है ताकि दूसरा कोई ना उठे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ बेनेश कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक काम करे जी, वो ये कह दे कि आरओ डीआरओ इनको हम तहफुज देंगे, ये बता दे जो कुछ हुआ है। शौकत भाई, कमिश्नर साहब को क्या गुस्सा था? उन्होंने अपना गुस्सा कैसे निकाला? पहले तो 10 दिन आराम से बैठे रहे, 10वें दिन उनको आके पता चला, जिस दिन गलत काम हो रहा था, जिस दिन गलत काम किया, जिस दिन गलत काम के, मैं अगर आप लोग की बात मान लूं या उन्हीं की बात मान लूं कि उन्होंने ऑर्डर दिए गलत काम के, उस दिन क्यों नहीं जमीर जागा? उस दिन क्या हुआ? उस चीज की तो सजा और उस चीज की तो पूछताछ हमें कमिश्नर से करनी पड़ेगी ना सर। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि तहकीकात तो होनी चाहिए ना। उसने जो जो इल्जाम लगाया है, इस मुल्क में इदारे तो है ना कि नहीं, सारे खत्म हो गए, इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, एक अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। हम तो यही चाहते हैं ना। आला सतह पे कोई बंदा छोटा तो नहीं है ना, बंदा तो बड़ा बंदा है ना। तो ये क्यों ना इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम जाएं, बजाय इसके हम कहेंगे 10 दिन बाद जमीर जागा है, 20 दिन बाद जमीर जागा है, चलो जाग गया है, चलो वो झूठ बोल रहा है, जो भी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, ये मैं शौकत भाई बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, बुरे को घर तक छोड़ के आना। ये मामला तो अभी दबने नहीं देना, इसके ऊपर आवाज उठा के रखनी है जब तक इसके ऊपर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होती है। इस मामले में मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ क्योंकि बड़े संगीन इल्जाम है। जरा बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी सुन लेते हैं। महरीन, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। महरीन, आपके भी एक एमएनए हैं जो कि रावलपिंडी से अपैरेंटली जीते हैं। अपैरेंटली का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो कमिश्नर साहब थे ना, यही इंकशाफ करके गए हैं कि 70-70 हज़ार, 50-50 हज़ार की लीडों से इन्होंने लोगों को जितवाया है। विच मीन्स के वो जो आपके एमएनए है ना, वो भी मेरिट पर नहीं जीते, उनको भी इन्हीं कमिश्नर ने जितवाया था। जी सवाल रिपीट करेंगी आप? जी महरीन, आपकी भी एक एमएनए जो है वो रावलपिंडी डिवीजन से जीते हैं, उनकी भी जो जीत है वो मशकूक हो गई है अब इन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये कि जैसे ये कमिश्नर साहब का ज़मीर बाद में है, इस तरह बहुत से जो जजेस हैं और आर्मी चीफ्स हैं, उनके ज़मीर बाद में जागते हैं। जैसे जस्टिस नसीम हसन शाह का ज़मीर जागा और फिर उन्होंने सारा सच अपने टीवी का रिकॉर्डिंग थी उसमें बताया। फिर एक जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी है, उन्होंने भी कहा कि हमें सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। अब ये जो कमिश्नर साहब है, पहले तो इनका ज़मीर जागा नहीं और फिर जब जाग गया तो वो भी एक ड्रामेटिक सूरत हाल में जागा है। देखिए, बात ये है कि जमहूरियत को बहुत तरीकों से नुकसान पहुंचाया गया है और आज भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कैसे पहुंचाया जा रहा है ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं और सुनने वाले जो मेरे इस वक्त नाजरीन हैं या जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा के इस पूरे सिस्टम को किस तरह कहाँ पे ले जाया जा रहा है, जो बड़ा अफसोसनाक है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, एक बात। दूसरी बात, पीटीआई वाले कहते हैं कि मेजॉरिटी अगर आज फॉर्म 45 के
लिया जाए और उस पे रिजल्ट निकाला जाए तो इनकी मेजॉरिटी आती है। अब अगर मेजॉरिटी इनकी है या जितने भी इनके जैसे अभी शौकत साहब ने कहा कि जी अब जो हो गया सो हो, आगे देखें, तो आगे देखें। आप बताएं, अगर आप लोगों की मेजॉरिटी है तो फिर आप हुकूमत बना लें, वरना आप इस मुल्क की जमहूरियत को इस नहज पे क्यों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और डिस्टेबलाइज करके तमाशा देख रहे हैं, या उस जो इंस्टेबिलिटी है उसका हिस्सा बन रहे हैं। किसी किनारे तो इस जमहूरियत में लगना है ना। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप कंटिन्यूटी नहीं करेंगे, तो मुल्क को इस्तेकाम कैसे मिलेगा? आम आदमी का आज भरोसा जो है वो उठ गया। जो पिछले इलेक्शन 2018 में हुए थे, मुझे बताइए क्या वो फेयर इलेक्शन हुए थे? क्या वो इलेक्शन हुए थे जिसके नतीजे में इमरान खान साहब वजीर आजम बने? और देखिए, अब जमहूरियत को आपने मजाक बनाना है या जमहूरियत को किसी लॉजिकल या स्टेबिलिटी पे लेके जाना है, फैसला करना पड़ेगा, और ये फैसला बहुत जल्द करना पड़ेगा। आज कितने दिन हो गए हैं और ये मेरा ख्याल में इस मखमसे में से निकलना है और बहुत जल्द निकलना है। और एक स्टेबल जमहूरी हुकूमत जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है, वो करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो साहब ने अपने कल का जो उन्होंने जलसा किया है, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बता दिया है। नहीं, एक मिनट, जलसे पे मैं आती हूँ, मैं बिलावल साहब की बातों पर भी आती हूँ। इस राउंड के अंदर आप उनका आर्ग्यूमेंट ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर मैं अलग से एक बात करना चाहूंगी। लेकिन मेरा आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि पीटीआई ने, शौकत भाई ने वाजे तौर पर कह दिया दो टोक कि भाई आप इंक्वायरी कराएं। आपका क्या मुतालबा है? ये आपने जमहूरियत को मजबूत कर दिया, बातें आपने कर ली कि जी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। क्या आप समझती नहीं है कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए? आपका जो एमएनए जो रावलपिंडी डिवीजन से जीता है, कि वो जीता है कि वो हारा है, ये तो पता चल जाए। क्या आप ये नहीं चाहती कि इसमें क्लैरिटी आए? बिल्कुल क्लैरिटी आनी चाहिए। और आप जो मुझे कह रही है ना कि आपने बातें कर ली, तो हम बात करने के लिए इस प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं ना। तो बिनिश, जरा अगर हम अपने उसको बेहतर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हम एक दूसरे से बात करने के लिए इस प्रोग्राम में आए हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने और समझने के। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई मजायका नहीं है। मैंने आपकी, ठीक है मेरीन साहब, आया मिनिश, मैं कर लूं अगर आप मुझे इजाजत दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन जो स्टांस आया है वो ये है कि ये जो चीफ जो कमिश्नर है, इसने जो बयान दिया है, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि इनका ज़मीर जागा कैसे, जगाया किसने, और ये अब जागा है तो इसके जमहूरियत पे क्या असरात है। दूसरी तहकीकात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पहले डरी थी ना पीछे हटी थी। आज भी अगर तहकीकात होती है तो पाकिस्तान पार्टी की ज्यादा सीटें। और मैं ये आपकी जो बात है ये ठीक है, तहकीकात होनी चाहिए, मगर सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आप अपना मजाक ना बनाए। जमहूरियत जिसकी मेजॉरिटी है, या जो जमहूरियत को मेजॉरिटी को लेके जमहूरी इक़्तिदार मेजॉरिटी तो मेरीन साहिबा पीटीआई की है, ठीक है, आगे चले। बिल्कुल पॉइंट आ गया। और दूसरी बात है, जो बातचीत की बात हुई थी मेरीन साहिबा, वो आपके और मेरे हवाले से बातचीत नहीं हुई थी, वो पीपल्स पार्टी की बातें करने के हवाले से बातचीत हुई थी कि बिलावल साहब भी बहुत बातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बहुत बातें कर रही है, लेकिन जो नेशनल के अंदर जब हुकूमत बनानी है ना, तो एक दूसरे को बंदर बांट के ऊपर है, आप रख लें पहले, आप रख लें, फिर हम बाद में कर लेंगे। तो मैंने इस हवाले से कहा था, वो स्पेसिफिकली आपकी और मेरी बातचीत नहीं थी। मैं आती हूँ पाकिस्तान किसी ने मुझे करने दे, पाकिस्तान पीपल्स पे ना यकीन रखती है। हमने बिलावल साहब ने बड़ा कहा है कि एडवाइजरीज हम आपके साथ हुकूमत बनाने में साथ देंगे, मगर हम किसी एडवाइजरी और इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हुकूमत में इंटरेस्टेड नहीं है। आगे क्या होता है वो आगे देखा जाएगा, मगर हुकूमत की भूख नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ जमहूरियत को स्टेबल रखते हुए पाकिस्तान को इस वहमत से निकालने के लिए एक अपना जरूरी किरदार अदा कर रही है।
ठीक है जी, आ गया पॉइंट ऑफ व्यू। मैं वापस आती हूँ आपके पास अगले सवाल लेकर के, जरा नून लीग को भी शामिल कर लेते हैं। सलमा, बहुत शुक्रिया, बहुत पेशेंटली आपने अपने दोनों पार्टिसिपेंट्स को सुना। आपके लिए मेरे दो सवाल आते हैं। एक तो सवाल ये है कि एक तरफ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बताती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके खिलाफ है, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनके खिलाफ ये तमाम तर जो इलेक्शन है 2024 का जो है ये पूरा कंडक्ट करवाया है। अब ऐसे में नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो जीतना चाहिए था, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी हार गए हैं। और मैं अगर ये कहूँ ना बुरी तरह से हारे हैं, तो ये बुरी तरह से ही हार होती है, बिकॉज आपके जो ताहयात कायद है वो हार गए हैं। वहाँ से अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूँ तो पीपल्स पार्टी की भी जो सूरत हाल है कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप नेम्ड फेमस लीडर्स के नाम लें, नदीम अफजल चानो, चौधरी मंजूर हो, कायरा साहब हो, मतलब यू नेम इट, वो हार गए, वो तो कोई जीता नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए तो कोई सहूलतकारी की नहीं है, ऊपर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब ऐसे में अगर मैं महरीन साहिबा की बात सुनूं, जो कि आप लोग के इत्तेहादी बनने वाले हैं बहुत जल्द, आई थिंक सो 2-4 दिनों के बाद ये आपके साथ हुकूमत पे बैठे होंगे, वो तो कह रही है जिसकी मेजॉरिटी उसको हुकूमत बनानी चाहिए, तो मेजॉरिटी तो फिर पीटीआई की है, तो आप बनाने देना पीटीआई को हुकूमत। आपको लालच है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें कोई लालच नहीं है वजीर आजम बनने का, हुकूमत बनाने का हमें कोई लालच नहीं है। आपको क्या लालच है, आपको क्या पड़ी है कि आप इस लालची होने का जो स्टेटस है वो अपने ऊपर लगाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया विनिश। पहली बात तो ये कि हम इलेक्शन हारे नहीं, हम इलेक्शन जीते हैं। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत से पंजाब के अंदर भी इलेक्शन जीती है, और मुस्लिम लीग नून के साथ जो नेशनल पे हमारी जो सीटें हैं उसके साथ जो आज़ाद अरकान है उसमें से कई अरकान ऐसे हैं जो हमारे ही लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली थी और वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और वो जीत गए। इसलिए वो सब वापस अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ती जा रही हैं। अभी हम उस वक्त तक खत्मी को, यहाँ पे इशू ये बना इस इलेक्शन को, अगर 2024 के इलेक्शन के मुतनाजा होने की बहुत बड़ी वजह है। आज वफाक में कितना नंबर है? नहीं, इससे मुझे नंबर कोट कर दें। हाँ जी, आप आराम से तसल्ली से बात करें। हाँ, मुझे भी बात अपनी पूरी करने दे, जैसे मैंने सबकी सुनी ऐसे मेरी भी सुन लें। दूसरी बात यह है कि मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ। मैं मीडिया को पाकिस्तान की जो 4 मेन पिलर हैं उनमें से एक समझती हूँ, एक बहुत मेन पिलर है, मेजर पिलर है। मैं मीडिया का बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये बात, जब अगर इतनी सच्ची बातें करनी है सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को, तो फिर बाकी लोगों का भी नाम लेना चाहिए जहाँ पे वो गलती करते हैं। देखिए, मीडिया ने कोताही की है। मीडिया को इलेक्शन डे पे इस तरह रिजल्ट को नहीं करना चाहिए था, रोकना नहीं चाहिए था, और मीडिया ने उसके अंदर बहुत अजीबोगरीब सा एक किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पूरे लोगों के अंदर फिजा का बना दी कि पता नहीं चाहिए था। मीडिया तो रिजल्ट दिखा रहा था, रोका कब? दूसरी बात यह है कि फिर चंद सिलेक्टिव एंकर्स ने और मीडिया के ऊपर तज्जियाकारों ने उसकी एक एयर क्रिएट की पहले दिन दूसरे दिन, जो कि बहुत नेगेटिव थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जो इलेक्शन के साथ ज्यादती की कुछ लोगों ने। मैं सबकी बात नहीं करी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि अगर कोई भी 2 पार्टीज या कोई भी, अगर पीटीआई इंडिपेंडेंट के नाम से जो लड़े हैं, अगर उनकी सीटें ज्यादा है, वो हुकूमत बना सकते हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है उनको? वो बना लें जाकर हुकूमत जहां पर वो बना सकते हैं। रही बात कि हमने तो इलेक्शन के अगले दिन 9 तारीख को जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की थी, सिंपल, और इससे खूबसूरत बात को लीडर नहीं कर सकता था, जिसमें उन्होंने खुद आकर कहा था कि हम सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सकते, हम कोलिजन में वफाक में हुकूमत बनाएंगे। हाँ, पंजाब में हम अपनी हुकूमत बनाने की अहलियत रखते हैं। तो यही 2 बातें हमने की। इसके बाद तीसरी बात तो हमने कभी की नहीं है। चौथी बात ये है कि हम जब बात कर रहे हैं किरदारों की, तो खुदा ना अल्लाह माफ करे, जिस तरीके से ये साकिब खरल साहब, राय साहब जो आज सामने आगे नमूना, पहले वो जो कमिश्नर साहब थे, फिर जो आगे, ये इस तरह के रोज भोंडे किस्म के जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। और आप देख लें वो जो बैलेट पेपर सामने आए हैं, और इसमें बैलेट पेपर पे सिर्फ 15 निशान है, और इस मौसूफ ने जो बैलेट पेपर प्रिंट करके निकाला उस पर 30 निशान है। फिर जो कमिश्नर ने पहले दिन अपनी जो कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा 14 सीटें, टोटल पिंडी की 13 सीटें हैं। उसने कहा 50-50 हजार के मार्जिन से मैंने सीटें जितवाई, 5 से 10 हजार से ज्यादा मार्जिन नहीं किसी सीट के ऊपर, के ऊपर। इतनी फजूल बातें, इतने झूठे प्रोपेगेंडे, मनगढ़ंत बातें, इनकी बिल्कुल। और अफसोस की बात है कि इन सब का जब आप जाके पीछे खुरा ढूंढते हैं ना, तो पीछे से सरपरस्ती निकलती पीटीआई की। लेकिन 2018 में पीटीआई को आदत थी कि उनके लिए पहले आरटीएस बिठाया जाए, उनके लिए पूरा स्टेज सजाया जाए, उनको मैदान बनाकर दिया जाए, फिर वो जीते इलेक्शन, आके जीते हुए इलेक्शन उनको बना के दिए जाए, फिर वो करें। इस दफा वो नहीं हो सका, तो उन्होंने कहा कि अब हम पोस्ट गंद डालेंगे, पोस्ट इलेक्शन गंदा करेंगे इसको। और उसके बाद जितने भी, मुझे अफसोस होता है कि जितने भी पीटीआई के लोग, मैं पिछले 1-2 टॉक शोज में देख रही थी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, उन्होंने ये कही बात ऑन एयर कही कि हम नौजवान ताकत कुव्वत हमारे साथ है,
हम उनको अच्छा सड़कों पे सलमा, मुझे निकालेंगे, ब्रेक हम लेनी किसी को है, हुकूमत नहीं बनाने मुझे देंगे। मुझे ब्रेक लेनी है। ये मैं जो मैं नून रवैया लीग को है, मैं ये नून लीग रवैया को क्या है? अच्छा सलमा, मुझे ब्रेक लेने दे, मैं आपको वीडियो सोर्स पे भी लेने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि ब्रेक से वापस आएंगे ना, मैं नून लीग को ना उनकी प्रॉब्लम बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप इस वक्त बेचारा कार्ड और मजलूम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और पीटीआई गलत कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ पीटीआई क्यों गलत नहीं कर रहा और नून लीग कहाँ गलत है। ब्लेम गेम से ना बाहर निकलना होगा। मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरा सलमा को लें जी वीडियो सोर्स के ऊपर। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफ जई साहब हैं, सलमा भट्ट साहिबा हैं, महरीन अनवर राजा साहिबा हैं मेरे साथ मौजूद। सलमा, वहीं से कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करते हैं जहाँ पे छोड़ा था इसको ब्रेक पर जाने से पहले। नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि नून लीग ने पूरा ग्राउंड पहले इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए सॉरी, और अब मीडिया के लिए उन्होंने छोड़ दिया है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे। आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन देखे, मीडिया बिल्कुल खाली था। आप लोगों ने 10-12 जलसे करके अपनी जिम्मेदारी निभा ली। हालांकि आपका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है इन्फॉर्मेशन का, आपका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है मीडिया का, आपका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया का। उसके बाद जब पोलिंग खत्म हुई, पोलिंग खत्म होने के 12 घंटे के बाद पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन मीडिया टीम बिल्कुल गायब थी और उस एब्सेंस को कवर किया पीटीआई के उमर अयूब साहब, जो कि नामालूम मुकाम पर थे, पता नहीं किधर थे, लेकिन वो भी स्काइप के जरिए बने। उसके बाद जी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो खुद सामने आए। उन्होंने खुद आकर के प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट इलेक्शन अपनी पूरी जो हिकमत अमली थी वो मीडिया को बताई। और ये सिर्फ एक चैनल की मैं बात नहीं कर रही, आपने तो चंद एंकर्स का नाम लिया, ये उन्होंने पूरे मीडिया के साथ उनको फैसिलिटेट किया। मैं आपको पर्सनल बात बता देती हूँ, आज ही अभी शो शुरू करने से पहले मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा को मैसेज किया है, मेरे पास वो मैसेज मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है कि आप आइए, आपके 5 मिनट चाहिए, दरकार है, लेकिन शायद कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है मीडिया के अंदर। पीटीआई को टफ टाइम देने के बजाय या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के बजाय आप लोग अपना नैरेटिव नहीं देना चाहते। ऐसे में चैनल्स बंद तो नहीं हो सकते। अगर आप मेरे शो पर नहीं आएंगे या अगर मरियम औरंगजेब मेरे शो के लिए अवेलेबल नहीं है तो मैं शो तो नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ब्लेम गेम मत करें, अपनी वीकनेसेस को पहचानें और मुझे इसका ये जवाब दे दीजिए कि आप लोग हुकूमत बनाने के लिए इतने बेकरार और इतने उतावले क्यों हैं? जी कैरी ऑन। जी, हम बिल्कुल भी उतावले और बेकरार नहीं है। और इसमें आप मुस्लिम लीग नून एक कैसी जमात है बिनीश, आप उसकी हिस्ट्री उठाकर देख लें। 2013 में हम केपी में हुकूमत बना सकते थे, हमने नहीं बनाई। हमने पीटीआई को हुकूमत बनाने दी कि इनकी सीट ज्यादा है, हम कोलिजन में जाकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। हमने 2018 सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा होती, वो हुकूमत बनाती। जहां पे हमारा मैंडेट है, पंजाब में 2018 में हमारा मैंडेट था, सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास थी और हमें इन्होंने हुकूमत बनाना चाहिए, हमने तो कहा जब बना ले। हमने तो उस वक्त नहीं किसी को एतराज करने दिया। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद 2018 में हमारी हुकूमत नहीं। हम हुकूमत के लिए इतने उतावले होते हैं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए इतने उतावले होते, तो ये मिसालें हमारे पास आप 2013 और 2018 में हम ये सूबे यूं छोड़ नहीं रहे होते हुकूमतें वहां पे। दूसरी बात है, अभी हम बहुत क्लियर मैंडेट के साथ पंजाब में, मुझे बताएं कौन है हमारे मध्य मुकाबले, बताएं मुझे कौन बना सकता है और हुकूमत। मैं ये बहुत आजी के साथ ये बात कह रही हूँ, रिजल्ट्स और फैक्ट्स की बेस पे कह रही हूँ, मैं कोई खुदा ना खासा किसी हवा में ये बात नहीं कर रही हूँ। मतलब 15-15 सीटों वाले और कम सीटों वाली जमातें जो हैं वो उन्होंने उधम कूद मचाई हुई है। वो ना हुकूमत चलने दे रहे हैं, ना जमहूरियत चलने दे रहे हैं, ना मुल्क चलने दे रहे हैं। नहीं, पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना सकती है सलमा, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले दफा 10 सीटों वाले चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, पीटीआई ने उनको बनाया था लास्ट टाइम। तो आप जमहूरी रवैया अपनाए ना, आप जोड़ तोड़ खत्म करें, अवामी रवैया अपनाए, अवामी बने। आप ये क्यों, आप मेरी बात सुने सलमा, मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो बना सकते हैं, लेकिन सलमा इशू ये है कि आप लोग रोक सकती है। जी, आप लोग मुस्लिम लीग नून कैसे किसी जमात को हुकूमत बनाने से रोक सकती है जिसके पास सीटें भी हैं, जिसके पास अक्सरियत भी है, जिसके पास कोलिजन भी है। मुस्लिम लीग नून उसको जोड़ तोड़ करके आप रोक रहे हैं, मुझे इसका जवाब दें। जोड़ तोड़ करके आप रोक रहे हैं, आप जोड़ तोड़ करके अब सुने, अरे सलमा जवाब तो सुन लेना। पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ करे, पीटीआई जोड़ तोड़ करे, बाकी सारी सियासी जमातें जोड़ तोड़ करे, मुस्लिम लीग जोड़ तोड़ करेगी तो वो गलत है। क्यों हम सियासत नहीं कर रहे, हम तबलीग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको, अच्छा सलमा हो गई बात, और इलेक्शन से पहले भी हमारा हक था कि हम लोगों से बात करते, पॉलिटिकल डिस्कोर्स करते, अपने लिए पॉलिटिकल कंसेंसस और अपने इत्तेहादी पैदा करते
इलेक्शन के बाद भी ये मुस्लिम लीग नून का राइट है कि हम कोलिजन बनाएं। तो फिर आप लोग जमहूरियत का राग क्यों अब लाभ रहे हैं? आप जमहूरियत का लाभ क्यों अपना रहे हैं? आप खुलकर कहें, डंके की चोट पर कहें कि हमने जोड़ तोड़ करनी है, हमने खरीदो फरोख्त करनी है, हमने पीपल्स पार्टी को लालच देना है। आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को लालच दिया कि सदर भी ले लें, आप स्पीकरशिप भी ले लें, आप सेनेट के चेयरमैन भी ले लें, आप गवर्नर भी ले लें। भाई इतनी ब्लैकमेल करके हुकूमत बनानी है तो मैं तो कहूंगी ना आपको कि आप बेकरार हैं हुकूमत बनाने के लिए। बीनेश, ये पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी की मर्जी से नहीं चल सकते। तो फिर जमहूरियत की बात ना करें, फर्द की मर्जी क्योंकि से ये नहीं जोड़ चल तोड़ सकते। के जरिए हुकूमत बन रही है, जमहूरियत के जरिए नहीं बन रही है। नंबर 1 को आप नहीं निकाल सकते, 2 और 3 मिलकर नंबर 1 को नहीं निकाल सकते। आप नंबर 2 और नंबर 3 पर है भाई। मेरी सर बात सुने जी, एक मिनट मेरी बात सुने, जी, एक मिनट, आपने कर ली बात जी, अब मेरी भी बात सुने जी, ठीक है। देखिए बीनेश, इसका फैसला मैंने और आपने नहीं करना कि नंबर किसके ज्यादा है। इसका फैसला कोई फर्क, मेरी बात सुन ले पूरी, आप कर ली, मेरी भी सुने। पहली बात यह है कि सियासत में जोड़ 2018 में जब कोलिजन बना था तब आपने ये बात क्यों नहीं की कि पंजाब में ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट वफाक में कोलिजन बना, भाई इत्तेहादी हुकूमत हमारे हमने तो तब भी कही थी। सलमा, आप हमारी सुनते कहाँ हैं? हमने तो तब भी कही थी। बात सुने बीनेश, मेरी बात सुन ले पूरी। हम तो तब भी कह रहे थे 16 महीने की हुकूमत ना बनाए, हम तो कहते थे अदम एतमाद ना लाए। जमहूरियत तकाजा करती थी कि 5 साल पूरे हो। सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, ठीक है, माजरत के साथ बस आपकी ख्वाहिश पे ना हुकूमत बना सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हम एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम पाकिस्तान की हकीकत है। मुस्लिम लीग नून बदतरीन इलेक्शन जो है ना, मुश्किल तरीन इलेक्शन लड़कर निकली है। 16 महीने की मुश्किल तरीन और बदतरीन पीडीएम की कामयाब हुकूमत बनाकर चलाकर दिखाकर निकली है। ये हमारा राइट है, ये हमारा पॉलिटिकल, हमारा डेमोक्रेटिक, हमारा इलेक्टोरल राइट है कि जहां हमें मैंडेट मिला है वहां पे हम हुकूमत बनाने का हक रखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल मैंडेट है, बिल्कुल इनका मैंडेट है। 79 है इनका स्कोर नेशनल असेंबली में और 92 है जी स्कोर वो आजाद उम्मीदवारों का जो कि पीटीआई बैक्ड है। और इसके अलावा जी कोई 55-56 जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन मैंडेट इनका है। बिल्कुल आपका जो दिल करता है आप लोग करें, लेकिन जमहूरियत के लिबादे में ना करें। आप सीधा बोले हमने बनानी है हुकूमत ऐसी की तैसी, कोई हमें रोक के दिखाए। शौकत साहब, और क्या होती है? ओके, हमें कुछ जमहूरियत सिखाएगा? जमहूरियत जी हमें जी लोग जी सिखाएंगे? एक ऐसी पार्टी को जमहूरियत आप सिखाएंगे जिस पार्टी को 2018 के इलेक्शन में पूरी पार्टी जी सलमा, इलेक्शन कराएंगे। जी सलमा, आपको सिखाएंगे जमहूरियत, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। मैं कर लूं, दोनों इकट्ठे बोलते रहेंगे, फायदा नहीं होगा। अच्छा, जमहूरियत में झगड़ा करने तो नहीं आई ना? बिल्कुल, आप जब बात कर लेती हैं फिर मेरी भी सुना करें, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई। स्काइप है ना, थोड़ा डिले हो जाता है। बिल्कुल, मैं तो आपको बिल्कुल उसका मौका दे रही हूँ। अब जरा ना शौकत भाई की सुन लेते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बदला लेना है जो आपने 2018 में किया है ना पंजाब में, इनका मैंडेट था, इनकी मेजॉरिटी थी, आपने धड़ल्ले से अपनी हुकूमत बनाई परवेज इलाही साहब को साथ में मिला करके। जो आपने 2018 में किया ना, अब 2024 के अंदर ये बदला टाइम है, रिवेंज टाइम। तो फिर आप तैयार हैं बदला अपना पूरा करवाने के लिए, ये जो ले रहे हैं आप लोगों से? देखिए विनेश, ये तो पूरा पाकिस्तान भी जानता है कि किस तरह कैंपेन हुई। ये जो कहते हैं ना कि जब हमने बड़ी मेहनत की हो, बड़ी इनके लिए मेहनत हुई है, मेहनत तो हमने की है। बहुत सारी जगहों पे तो हम कैंपेन भी नहीं कर सके। आपको पता है बहुत सारे लोग, इवन आतिफ खान को देखें, शाहराम को देखें, वो एक दिन भी नहीं आया अपने हल्के में। वो सिर्फ उसकी स्पीच करके भिजवा देते थे हल्कों में। उसके बावजूद मतलब ये कि ऐसी विक्ट्री की है कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये है कि इसके तमाम चीजों के बावजूद ये इल्जाम लगता था पीटीआई के ऊपर कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, लेकिन ये तो अब साबित हो गया ना कि एस्टेब्लिशमेंट की जमात कौन है। और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ छोड़े, अवाम ने किसको वोट दिया ये भी सबको पता है। जिस तरह हमसे सीटें छीनी गई हैं, जो आरओ का इलेक्शन था, ये बिल्कुल क्लियर कट आरओ का इलेक्शन था। और आरओ जो कुछ कहते थे, यानी हमें निशानात जो है हमारी मर्जी से नहीं दिए, हमारे निशानात की तरह वो कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा खड़े थे उनको वो निशानात अलर्ट हुए ताकि गलती हुए। मेरे निशान 750 वोट एक दूसरे निशान पे गया है, 750 वोट मेरा खराब हुआ। क्यों? वो निशान सिंबल एक जैसा था। लेकिन बहरहाल अवाम को तो ये हक देना चाहिए और अवाम को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि इस तमाम तर मुश्किल के बावजूद लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। अब ये तस्लीम होना चाहिए कि पीटीआई ही वाहिद बड़ी जमात है। देखिए पीएमएलएन वो कहते हैं जी पंजाब में, अब देखिए पीपल्स पार्टी वो सिंध में,
लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो चारों सूबों में है और मरकज में भी है। तो ये तो इस तस्लीम कर लेना चाहिए कि तहरीक इंसाफ ही सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। अभी हमारे इंशाल्लाह ताला इंटर पार्टी इलेक्शन भी अनाउंस होने वाले हैं। और फिर आप देखेंगे कि ये जुमात जो है अवामी सतह पे गई है, अवामी सतह पे लोग निकले हैं वोट, और लोगों ने देखा है कि किस शौकत तरह साहब, नवाज शरीफ साहब को लाया गया, आप तो सुन्नी इत्तेहाद किस तरह काउंसिल नवाज बन शरीफ गए को लाया हैं गया। शौकत भाई, सुन्नी इत्तेहाद तो काउंसिल बन गए हैं। जी आप जी मुझे आगे की बातें बता रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, ये होगा जी वो जी होगा। पार्टी बड़े क्राइसिस में है सर जी। देखिए ये तो देखिए मुझे मैंने मुझे अगली दफा ना जब आपको लेना मैंने पड़ेगा ना हमने शौकत भाई, तो नीचे तहरीक इंसाफ की जगह शौकत यूसुफजई ब्रैकेट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जो भी जमात है वो देखिए मुझे लिखना पड़ेगा सर, पीटीआई नहीं लिखना ये पड़ेगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन देखें हमारे पास क्या ऑप्शन है, आप बताएं। मतलब जो कुछ हमारे साथ हुआ, ऐसा तो कहीं किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। नहीं तो सर फिर कि आप 9 मई भी तो मतलब नहीं होना छीने, चाहिए था ना सर। नहीं 9 मई तो अपनी जगह, वो तो अलग है ना, जिनको अच्छा वो तो अच्छा, वो अलग है, ठीक है। जाए, वो तो एक अलग इशू था ना। 9 मई के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो 9 मई की वजह से तो बल्ला नहीं छीना गया ना, उसके लिए तो और वजूहत बताया गया, हालांकि ये वजूहत सर सबके साथ हैं। बल्ला की आप मुझे बताएं कौन से इंटर पार्टी, किस जमात ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए कि जी लो लेवल से शुरू होते हैं, वर्कर लेवल से फिर ऊपर जाते हैं। सारे इसी तरह काउंसिल के मेंबरान को बुला के वो शो ऑफ हैंड्स होता है और पहले से वो पकड़ाया जाता है कि जी ये होना है। ठीक है क्योंकि जी। बाकी पार्टियों में तो मुरूसियत है ना, अगर आप मुरूसियत नहीं है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है। आप देखें अली अमीन गंडापुर को वजीर आला नामजद किया गया है। अब अली अमीन गंडापुर का इमरान खान के साथ क्या रिश्ता है? तो ये वाहिद पार्टी है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें वर्कर की कदर है और वर्कर को अहमियत दी जाती है। बाकी तो देखे ना, ये कहते हैं कि जी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और मैं शौकत उसकी भाई तरफ मैं जाते ब्रेक हैं। पर जा रही हूँ। मैं आपने सोचना है, मैं ब्रेक पर इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको सोचने का टाइम देना चाहती हूँ। क्या अली अमीन गंडापुर साहब, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा आपको लगता है कि बिल्कुल एक अच्छी ऑप्शन है? और जो इमरान खान साहब ने ये जो अपना कैंडिडेट सामने लेकर गए और भी बहुत से लोग थे, कि क्या वो बिल्कुल ठीक है? आप सोच लें, मैं वापस आके इसका जवाब लेती हूँ। महरीन अनवर राजा साहिबा मेरे पास, उनको भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। महरीन अनवर राजा साहिबा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब तो आपको पता है कि बाहर नहीं है, वो तो जेल में हैं, और नवाज शरीफ साहब हैं पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह एक्टिव सियासत में हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं और बिलावल भुट्टो भी हैं। और अभी मैं इमरान खान साहब को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो जो जितनी भी बाकी जो चारों लीडर्स के मैंने नाम लिए वो क्लेम करते हैं कि वो नेशनल लीडर हैं। मैं पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी रिलेटेड सवाल पूछूंगी। आपके दोनों लीडर्स ये क्लेम करते हैं कि वो नेशनल लीडर हैं, लेकिन जब विफाक में हुकूमत बनाने की बात आती है तो चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे बिलावल भुट्टो हों, मैं उनको कल सुन रही थी, वो जिस तकरीर का आप हवाला दे रही थी ना, जो मैंने कहा था ज़रा रोक लें उसको, आगे जाके डिस्कस करते हैं, वो जो यौम तशक्कुर की तकरीर है ना, उसमें बता रहे थे कि जी मुझे ऑप्शन दिया गया, मैंने कहा नहीं जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो अपने वोटों से बनूंगा। विफाक के अंदर कोई पावर शेयरिंग करना ही नहीं चाह रहा, विफाक के अंदर कोई हुकूमत बनाना ही नहीं चाह रहा, विफाक के अंदर ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है पहले आप। सूबों के अंदर सब सेटिस्फाइड हैं, तो ये कैसी नेशनल लीडरशिप हो गई कि सूबों के अंदर हुकूमत बनाने के लिए दौड़ में सबसे आगे कि नहीं जी हम तो कंफर्टेबल हैं, हम सूबे में बना लेंगे। विफाक के अंदर एक दूसरे की तरफ देखा जा रहा है। बिनिश, आपका सवाल ठीक है, जायज़ है। जो जहां जिसकी मेजॉरिटी होगी, एक जमहूरी ज़हन रखने वाला, एक शहीद माँ का जमहूरी ज़हन रखने वाला बेटा, क्या आपका ख्याल है ऐसी बात ना करे? बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है, बिल्कुल जिसकी मेजॉरिटी है वो हुकूमत बनाए, और अगर उसको ज़रूरत है सिर्फ ऑन द कॉस्ट के पाकिस्तान के को आगे रखते हुए, तो उसकी मदद की जा सकती है। ये तमाम बातें देखें बिनिश, आज जो इलेक्शन हुआ, क्या 2018 में फेयर इलेक्शन हुआ था जिसमें मीडिया ने पीटीआई को एक होली काओ, मेरी कोई बात का प्लीज बुरा ना मनाइएगा, जिसमें आपने पूरे मीडिया ने इमरान खान को और पीटीआई को ऐसा बताया जैसे अगर ये आ जाएंगे तो पाकिस्तान तो शायद अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। उसके बाद इलेक्शन डे पे आरटीएस को बंद कर दिया गया। जो रिजल्ट्स आए, क्या वो इलेक्शन नहीं था? लेकिन पूरा 5 साल मेहनत करके हल्के में अपना टाइम लगा के जब इलेक्शन का डे आता है, तो उस इलेक्शन डे के ऊपर तमाम दूसरी गैर जमहूरी ताकतें
उसके अंदर इंटरफेयर करती हैं, और रिजल्ट वो होता है जो वोट डाला जाता है वो काउंट नहीं होता, मगर जो काउंट कर रहा होता है वो रिजल्ट आता है। तो इस मुसीबत से या इस कैंसर से या इस बीमारी से कब पाकिस्तान को शिफा मिलेगी? मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा कि आपने आपस में लड़ना है या आपने पाकिस्तान को इस गैर जमहूरी लड़ाई से बाहर निकाल के एक मजबूत जमहूरियत की तरफ लेके जाना है। बिनेश, देखिए टीवी के प्रोग्राम होते हैं, बातचीत होती है, मगर बातचीत का कोई लॉजिकल एंड कब होगा? तब होगा जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तो अपनी गलती पे तो रोशनी डाल ही रही हैं, मगर मेरे ख्याल में इस पे भी रोशनी डालनी चाहिए कि मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं सिर्फ अपना ये जुमला मुकम्मल करके आपसे इजाजत चाहूंगी कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी तब होगी जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई ने पिछले इलेक्शंस में इंतहा की है, बिल्कुल की है। उससे पहले अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने की है तो वो की है। अगर किसी की बैसाखियों पे आप हुकूमत में आते हैं और वो बैसाखियां अगर गैर जमहूरी हैं तो मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो बैसाखियां जमहूरी हैं और उससे आपको कुछ अरसे के बाद आप अपनी वॉक कर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं तो फिर इट इज ओके। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इत्तेहाद करें पॉलिटिकली, ना विद एनी प्रेशर, ना किसी एस्टेब्लिशमेंट के बैसाखियों पे। और अगर जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तान में एक, देखिए 100% जमहूरियत की तो मैं बात नहीं कर रही, एटलीस्ट 50% तो हो। आज पीटीआई बड़ी बातें कर रही है। आ गया मौकफ, आ गया मेरीन साहिबा, वेरी लाउड एंड क्लियर, बड़े अच्छे तरीके से आपने अपना मौकफ समझा दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक जी। सलमा, कहाँ पे ये देखें अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इमरान खान साहब से, उनको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया जी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। और कहाँ यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, शहबाज शरीफ साहबजादा थे उनके चचा हैं, वही एक मौरूसियत का एंगल नज़र आ रहा है। सुबह सब आप खुद ही देख लें, क्योंकि अभी तो इस सेगमेंट के अंदर उन्होंने यही बात करनी है। देखें ना, फिर ताना तो आपको पड़ेगा, जैसे शौकत यूसुफ जई साहब आपको मार रहे हैं ताना कि कौन से रिश्तेदार है भाई अली अमीन गंडापुर साहब, लेकिन देख लें चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। चले अल्लाह उनको मुबारक करे, वो अली अमीन गंडापुर से के बीच ला के देखिए। पहली बात में एक और बात, अगर जैसे भी पहले बहुत जोर से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन मैनेज किए गए, अगर मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन मैनेज किए गए होते तो खुरम दस्तगीर, जावेद लतीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक हार रहे होते। अगर मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन मैनेज किया गया होता तो गुजरावाला में हम यूं हार रहे होते, हम फैसलाबाद में यूं हारते। और अगर हमने मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन मैनेज किया गया था तो ये सारा केपी जीतते, जहाँ पे अपने मुंह से ही कह रहे थे हमने एक दिन भी कैंपेनिंग की, वहां पे हमने सीटें जीती हैं। तो अगर हमारे लिए मैनेज करवाया गया होता तो ये सब लोग जीतते। पहली गलत फहमी तो मुंह से, और जितना नुकसान इस सारे क्योस का और इस सारे प्रोपेगेंडे का, जितना नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, किसी और सियासी जमात को नहीं होगा, इनको तो फायदा हो रहा है इन सारी चीजों का। रही बात दूसरी, आपने मॉरिशस की बात की। मरियम नवाज मॉरिशस की प्रोडक्ट नहीं है। ये मरियम नवाज को इस कटहरे में लाना इंतहाई ज्यादती है। मरियम नवाज तो घर से उठकर आकर वज़ीर आला नहीं बनती। मरियम नवाज के वज़ीर आला तक पहुंचने के पीछे 13 साल की उनकी सियासी जद्दोजहद है। आंखें खोल कर देखें, होश उठाकर देखें, 2011 में सियासत में वो आई थी, उसके बाद उन्होंने 2018 में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, 2013 में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो मरियम नवाज के ऊपर पर्चे करके मरियम नवाज को जेलों में क्यों डाला गया? मरियम नवाज को कोर्ट कचहरियों के चक्कर क्यों लगवाए गए? मरियम नवाज ने 5 साल में 150 पेशियां भुगती हैं भाई, नैब कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, कोई कोर्ट में छोड़ी जहाँ पे गई नहीं है। मरियम नवाज अगर कभी ऑफिस होल्डर नहीं थी, ऑफिस बेरर नहीं थी, उनके सियासी स्तर के अंदर सिर्फ कांटे ही बिठाकर ये क्यों किया गया कि वो उनको डराया और धमकाया गया कि वापस चली जाए, सियासत छोड़ दें? सियासत में आना उनकी चॉइस है। अगर किसी के वालिद डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, बिजनेसमैन है, उसका बच्चा अगर वही ऑप्ट करना चाहता है, प्रोसेस में से गुजर के आता है तो इसका राइट है। और इमरान खान साहब की जब रिश्तेदारियां नहीं है तो इनमें हमारा कसूर नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा डिफेंस दिया सलमा आपने। उनकी चॉइस है, उनका राइट है, लेकिन 10 साल उन्होंने जोन सी चॉइसेस बनाई केपी ने, उसका नतीजा ये है कि केपी पे पिछले 10 सालों में 800 अरब का कर्जा चढ़ा और एक ढेले का काम नहीं हुआ। और अब ये जो सीएम तीसरी दफा आ रहे हैं, तीसरा टेन्योर ले रहे हैं,
हम देख लेंगे यहाँ कितने काम होते हैं। पाकिस्तान में Alright. टोटल निकालेंगे कुछ 4-6 चीजें जो काम से बनी हुई शौकत भाई, है, वो सारी मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में बनी हुई है। आ गया और वो पॉइंट। नवाज आई हैव शरीफ टू ने बनाई क्लोज द हुई शो, है। आई हैव आप टू जिस क्लोज द जमात के शो। बाद शौकत भाई अपना 30 सेकंड्स में कमेंट दे दीजिए प्लीज। जी शौकत देखिए, साहब आप कहना चाह रहे अल-यमीन थे। जी जी अल-यमीन का मुवाजना तो मरियम नवाज से नहीं किया जा सकता। उनकी 13 साल स्ट्रगल है, तो 13 साल तो और लोगों की भी बड़ी स्ट्रगल है ना। नून लीग में भी काफी लोगों की स्ट्रगल होगी, लेकिन उसको प्रायोरिटी इसलिए दी जा रही है कि वो शरीफ फैमिली से है। तो इस तरह की पार्टियों में वर्कर क्या करेगा, आप मुझे बताएं। अगर वो कुर्बानी भी देगा तो उसका यही हाल होगा कि जी उसने कुर्बानी दी है तो वो पहले और जो वर्कर है वो बाद में। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ये है। चीज नहीं है। आपको पता है चलिए कि जी, मैंने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो दो गया, दफा वरना ये एंड के ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन हो सकती थी। काश मेरे पास और वक्त होता, लेकिन एक वक्त की कमी है ना, बस आजकल वक्त की कमी है। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं।